हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका था, जिसमें कि मैंने आपको लेवल्स के बारे में बताया था कि इकोलॉजी में जो लेवल्स होते हैं, इकोलॉजी का मतलब भी मैंने आपको बताया था, दिस इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट्स। तो बिटवीन ऑर्गेनिज्म और इसके इन्वायरमेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन है उसकी अगर आप स्टडी करते हैं, क्या रिलेशन है, राइट, तो उसे आप इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजिकल लेवल्स में आपको बता चुका था। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म से बनती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस के बाद कम्युनिटी आता है, अगला जो लेवल है, उसके बाद इकोसिस्टम, फिर लैंडस्केप, फिर बायोम और फिर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी माना जाता है, जिसमें जितने भी लाइफ सपोर्टिंग जोन्स हैं हमारी अर्थ पे, उन सारे जोन्स को आप इंक्लूड करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट हैबिटेट एंड नीच। तो हैबिटेट और नीच के बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्टेन एबायोटिक फैक्टर्स, क्योंकि ये एबायोटिक फैक्टर्स जो है, देखिए अगर मैं एबायोटिक फैक्टर्स की बात करूँ तो एबायोटिक फैक्टर्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। जितनी भी लाइफ फॉर्म है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इन एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इन एबायोटिक फैक्टर्स के बिना लाइफ को इमेजिन करना इम्पॉसिबल जैसा है। तो ये जो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इसमें जो कि दिए हुए हैं यहाँ पे आपके, इसमें मैंने आपको एबायोटिक फैक्टर्स में बताया था, क्लाइमेटिक फैक्टर्स मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको जो है मैंने टोपोग्राफिक फैक्टर्स बताए आपको, टोपोग्राफिक। इसके अलावा मैंने आपको बताया इडेफिक फैक्टर। तो यहाँ पे जो मेजर क्लाइमेटिक फैक्टर है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, एग्जैक्टली टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। सॉइल इज इडेफिक फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर ये क्लाइमेटिक फैक्टर है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लाइमेटिक फैक्टर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेम्परेचर से। टेम्परेचर भी एक एसेंशियल एबायोटिक फैक्टर है। तो टेम्परेचर किस तरीके से एक एसेंशियल एबायोटिक फैक्टर है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टेम्परेचर। व्हाट इज एग्जैक्टली टेम्परेचर? देखिए, टेम्परेचर की बात करते हैं। हाउ यू विल डिफाइन टेम्परेचर? टेम्परेचर, दिस इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस or coldness of any substance. Are you getting or not? So this is the degree of hotness या फिर degree of coldness जिसको आप कहते हैं, that you call temperature. तो temperature is, this is the degree of hotness or coldness. So the degree of hotness or coldness that you call temperature. Degree of hotness या फिर degree of coldness जिसे कि आप टेम्परेचर कहते हैं, जिसे आप टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज मोस्ट रिलेवेंट इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये मोस्ट रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। टेम्परेचर इज मस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बीइंग्स। टेम्परेचर बहुत ही जरूरी होता है लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जितनी भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होती है, दीज रिएक्शन नीड ऑफ ए ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, नीड ऑफ एन ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस परफॉर्म होती है, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, जितने भी एंजाइम काइनेटिक्स हैं, वो सब टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए टेम्परेचर बहुत जरूरी है लाइफ फॉर्म के लिए, सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर बहुत जरूरी है, बिकॉज टेम्परेचर कैन अफेक्ट एंजाइम काइनेटिक्स। ये एंजाइम काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। इसके अलावा जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको भी अफेक्ट करता है। आई विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेटिक जोन्स। जितने भी क्लाइमेटिक जोन्स हैं वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन देखा जाता है। हमारे प्लेनेट पे टेम्परेचर वेरिएशन देखा जाता है, और टेम्परेचर की वजह से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट एनिमल्स का, डिफरेंट प्लांट्स का। तो यहाँ पे अगर आप अगर कहीं पे आप विजिट करते हैं, पूरी दुनिया अगर आप घूमते हैं, तो आप देखेंगे कि हर जगह वेजिटेशन के टाइप्स अलग हैं, राइट। मतलब कि कहा जाए कि यहाँ पे लार्ज बायोडाइवर्सिटी है, मतलब वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म आपको देखने के लिए मिलती है। तो हमारे प्लेनेट पे जो वेरियस लाइफ फॉर्म्स है,
इज दैट क्लियर? जो इतने सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, इतनी सारी प्लांट्स की वैरायटी देखने के लिए मिलती है, इतनी सारी एनिमल्स की वैरायटीज देखने के लिए मिलती है, तो ये जो एनिमल्स और प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिसाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं। हमारी प्लेनेट पे जो टेम्परेचर रेंज है वो वेरी करती है, वो सब जीरो लेवल से राइट मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पे तो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर है। खासकर हाइड्रोथर्मल वेंट्स की अगर हम बात करें, डीप ओशन की अगर हम बात करें, तो कहीं कहीं पे मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होता है। तो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है, और इस वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। आर यू गेटिंग ऑन? देयर इज wide range of temperature on earth. For example, sub-zero level of temperature कहां पे है? sub-zero level of temperature polar areas में, sub-zero level polar areas में, या फिर high altitude region में जो टेम्परेचर है, पोलर एरियाज में जो टेम्परेचर है, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में जो टेम्परेचर है, दैट इज एट सब जीरो लेवल। सब जीरो लेवल का मतलब यह है कि टेम्परेचर वहां पे माइनस डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। इवन टेम्परेचर तो पोलर एरियाज में हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर का सब जीरो लेवल है। इवन टेम्परेचर में भी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन डेजर्ट्स। कुछ डेजर्ट्स ऐसे हैं जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। Is that clear? Even high temperature, it may be exceed temperature, maybe more exceed even 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। आपने कुछ लाइफ फॉर्म आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में 11th क्लास में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर रेंज में पाए जाते हैं, जहां पे टेम्परेचर रेंज हाई है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? ऐसे बैक्टीरिया को आप हेलोफाइल्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो हाई थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर रेंज में पाए जाते हैं। तो लाइफ फॉर्म एक हाई टेम्परेचर रेंज पे भी एग्जिस्ट करती है, और सब जीरो लेवल पे भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ animals and plants depends on temperature range. There is different temperature range on the planet, so different variety of animals and different variety of vegetations or plants are found on this planet. Are you getting or not? तो यहाँ पे the distribution of animals and plants depend on temperature range. तो टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है ये एक ऐसा एनिमल है जो कि लो टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करता है। स्नो लेपर्ड इट कैन नेवर फाउंड इन इट कैन नेवर फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज। तो ये हाई टेम्परेचर रेंज में नहीं पाया जाता है। You can never seen the snow leopard in the Kerala forest. तो केरला फॉरेस्ट जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे स्नो लेपर्ड नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो टेम्परेचर के हिसाब से टाइप ऑफ एनिमल्स डिसाइड होता है या टाइप ऑफ प्लांट डिसाइड होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, थोड़ा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उस पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनका अपना एक टेम्परेचर जोन फिक्स होता है और उस टेम्परेचर जोन के बाहर वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसी का एग्जांपल मैंने बताया, जैसे कि स्नो लेपर्ड राइट नेवर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ केरला, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे पाया जाता है एंड केरला में क्या है टेम्परेचर रेंज थोड़ा हाई होता है, इसलिए वहां पे ये नहीं पाया जाता है। तो स्नो लेपर्ड राइट, दिस एग्जांपल इज गिवन इन एनसीईआरटी, नेवर फाउंड इन
फॉरेस्ट ऑफ केरला। क्यों? क्योंकि ये एक लो टेम्परेचर रेंज में पाया जाता है। दे आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ केरला। देखिए प्लीज, इसके अलावा ऐसी और भी एग्जांपल्स दिए हैं यहां पे एनसीईआरटी में। मैंगो ट्री थोड़ा हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करता है। दिस इज ओनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, या ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज जहां पे टेम्परेचर रेंज ज्यादा होती है वहां पे मैंगो ट्री पाया जाता है। मैंगो ट्रीज नेवर फाउंड इन कौन सी रेंज में? टेम्परेट एरिया में नहीं पाए जाते हैं, या टेम्परेट कंट्रीज में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया या कनाडा हो गया। तो जर्मनी और कनाडा जैसी जगह पे आपको मैंगो ट्री देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंगो ट्री सिर्फ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है। ये थोड़ा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, जहां पे टेम्परेचर रेंज थोड़ी ज्यादा होती है। टेम्परेट कंट्रीज में टेम्परेचर रेंज बहुत कम होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैंगो ट्री नॉट फाउंड इन टेम्परेट कंट्रीज जैसे कि कनाडा एंड जर्मनी। तो कनाडा एंड जर्मनी जैसी जगह पे मैंगो ट्री नहीं पाया जाता है, राइट। दिस इज मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। Is that clear to all of you? ऐसी कंट्रीज जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है वहां पे मैंगो पाया जाता है, टेम्परेट एरियाज में नहीं पाया जाता। ऐसी एक और एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दिया है। ये एग्जांपल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही एक एग्जांपल है ट्यूना फिश। ट्यूना फिश एक टाइप की बोनी फिश है। ट्यूना फिश नॉट फाउंड बियॉन्ड द ट्रॉपिकल रेंज। ये सिर्फ ट्रॉपिकल रेंज में ही पाई जाती है और ट्रॉपिकल रेंज के बियॉन्ड नहीं पाई जाती है ट्यूना फिश। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पे यानी कि कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन्स में ही फिक्स होते हैं, वो उस क्लाइमेटिक जोन से बाहर सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। अगर वो जो है लो टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं, इट मींस दे विल ओनली सर्वाइव इन लो टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर में अगर थोड़ा भी चेंज आएगा तो दे विल नॉट एबल टू सर्वाइव। तो यहां पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर नीट एग्जाम कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स किस बात पे डिपेंड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो प्राइमरीली डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ट्यूना फिश जिसको आप बोनी फिश भी कहते हैं, राइट, नॉट फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन से के आगे या पीछे ये नहीं पाई जाती है। these fishes are strictly found in tropical regions। ट्यूना फिश जो है वो स्ट्रिक्टली पाई जाती है ट्रॉपिकल रीजन्स में। these are not found in temperate area, is that clear, और other areas, is that clear? तो ये कुछ एग्जांपल्स है, स्नो लेपर्ड, मैंगो ट्री, ट्यूना फिश जिसको आप बोनी फिश भी कहते हैं। ये एग्जांपल जनरली एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं क्लाइमेटिक जोन्स की। टेम्परेचर के हिसाब से हमारा जो पूरा ग्लोब है, हमारी जो पूरी अर्थ है, उसको 4 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? सी, लिसन केयरफुली। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द क्लाइमेटिक जोन्स। जो अर्थ है वो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड होती है। देयर आर मेनली 4 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पे अर्थ को आप 4 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करते हैं। लिसन केयरफुली। देखिए प्लीज, देयर आर मेनली 4 मेजर टेम्परेचर जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ
सॉरी 4 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पे जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं। पूरे प्लेनेट को, पूरी अर्थ को आप 4 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। आर यू गेटिंग और नॉट? तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जिस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर के हिसाब से, उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे जो प्लेनेट पे क्लाइमेटिक जोन्स बने हुए हैं, अर्थ में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। लिसन केयरफुली। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, राइट, देयर आर मेनली 4 क्लाइमेटिक जोन्स। टेम्परेचर के बेस पे यहां पे 4 क्लाइमेटिक जोन्स है। ये चारों क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज ट्रॉपिकल, नंबर 2 इज सब ट्रॉपिकल। इज दैट क्लियर? सब ट्रॉपिकल, number 3 is temperate zone, number 4 is Arctic or Antarctic zone. So there are 4 major climatic zones. Tropical zone, subtropical zone, temperate zone, Antarctic or Arctic zone. For example, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल जोन की, दिस इज फाउंड बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूडनल। तो 0 से 20 डिग्री लैटिट्यूड या लैटिट्यूडनल, इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ अगर जाते हैं तो इक्वेटर से पोलर एरिया के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप लैटिट्यूड कहते हैं। अगर आपके पास एक ग्लोब, अगर आप देखते हैं, आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी हो, तो वहां पे ग्लोब में, राइट, इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ आप लैटिट्यूड की डायरेक्शन में बढ़ते हैं। एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है एल्टीट्यूड, दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा। अगर आप इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ जाते हैं, दैट यू कॉल्ड लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इक्वेटर टू पोलर एरिया, इज दैट क्लियर? यानी कि लैटिट्यूड जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर टू पोलर एरिया। तो इक्वेटर से पोलर एरिया के बीच का जो डिस्टेंस है उसे आप लैटिट्यूड कहते हैं। सो लिसन केयरफुली। तो 0 से 20 डिग्री इज ट्रॉपिकल रीजन। ध्यान दीजिए, मैंने बताया टेम्परेचर के हिसाब से आप पूरे प्लेनेट को, पूरे ग्लोब को 4 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा हूं। ट्रॉपिकल जो रीजन है दैट इज फाउंड टुवर्ड्स दी व्हाट? ध्यान दीजिए, दिस इज, सपोज दैट दिस इज कंप्लीट ग्लोब। ये यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल है। So there are 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और बीच में एक मैं लाइन खींच देता हूं, इट इंडिकेट इक्वेटर। इसको आप इक्वेटर बोलते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? दिस इज इक्वेटर। लिसन केयरफुली, दिस इज इक्वेटर। अब इक्वेटर से अगर आप 20 डिग्री ऊपर जाते हैं, यहां पे 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, यहां पे 20 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, इधर भी 20 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। तो 0 से 20 डिग्री लैटिट्यूडनल इज ट्रॉपिकल रीजन। तो ये ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल टुवर्ड्स नॉर्थ एंड दिस इज ट्रॉपिकल टुवर्ड्स साउथ। तो दिस इज ट्रॉपिकल टुवर्ड नॉर्थ पोल एंड दिस इज ट्रॉपिकल टुवर्ड साउथ पोल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इक्वेटर रीजन पे ट्रॉपिकल रीजन, राइट, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन है दैट इज टुवर्ड्स द इक्वेटर रीजन। इज दैट क्लियर? इसके बाद सब ट्रॉपिकल की हम बात करें तो 20 डिग्री टू 40 डिग्री लैटिट्यूडनल होता है। तो सब ट्रॉपिकल 20 डिग्री टू 40 डिग्री, सपोज दैट दिस इज 40 डिग्री।
40 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ, तो ये होगा सब ट्रॉपिकल। तो ये सब ट्रॉपिकल है। तो यहां पे इस तरीके से क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। सेंटर में ट्रॉपिकल टुवर्ड्स नॉर्थ, ट्रॉपिकल टुवर्ड्स साउथ, सब ट्रॉपिकल टुवर्ड्स नॉर्थ एंड सब ट्रॉपिकल टुवर्ड्स साउथ। तो 0 से 20 डिग्री दैट इज ट्रॉपिकल एंड 20 से 40 डिग्री दैट इज सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये 4 टाइप्स के क्लाइमेटिक जोन्स है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद टेम्परेट जोन, जो कि ये बिल्कुल ठंडे इलाके हैं, राइट, 40 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूडनल। ये यहां पे टेम्परेट जोन टुवर्ड्स साउथ एंड टेम्परेट जोन टुवर्ड्स नॉर्थ। इज दैट क्लियर? 40 टू 60 डिग्री के बीच में टेम्परेट रीजन आता है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एट द एंड आर्कटिक और अंटार्कटिक, बिल्कुल ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये 60 डिग्री से 80 डिग्री होते हैं। 60 डिग्री टू 80 डिग्री लैटिट्यूडनल माना जाता है इनको। 60 डिग्री टू 80 डिग्री लैटिट्यूडनल माना जाता है इसे। और ये पूरी यानी कि एक नॉर्थ पोल की साइड होता है और एक साउथ पोल की साइड होता है। नॉर्थ पोल की साइड आर्कटिक होता है एंड साउथ पोल की साइड अंटार्कटिक होता है। तो दैट इज बिटवीन 60 टू 80 डिग्री, 60 टू 80 डिग्री, राइट। तो ये आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। तो टोटल क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर देयर आर मेनली 4 क्लाइमेटिक जोन, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, राइट, इसके बाद टेम्परेट और इसके बाद आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक। अंटार्कटिक साउथ पोल की साइड होता है, आर्कटिक जो होता है वो नॉर्थ पोल की साइड होता है। इफ यू मूव विद रेस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, अगर आप लोअर लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो ट्रॉपिकल में होगा, उससे कम सब ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में उससे भी कम, और आर्कटिक में सबसे कम टेम्परेचर होता है। सो इफ यू मूव टुवर्ड्स द पोल, फ्रॉम इक्वेटर से पोल की तरफ अगर आप जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, आर्कटिक या अंटार्कटिक की तरफ आप जाते हैं तो टेम्परेचर जो है घट जाता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही आप चाहे वो साउथ पोल में जाए या नॉर्थ पोल में जाए, टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? जो टेम्परेट कंट्रीज होती हैं, राइट, वहां पे जनरली विंटर सीजन ज्यादा रहता है। विंटर सीजन ज्यादा इसलिए रहता है, टेम्परेचर लो ज्यादा इसलिए रहता है, क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जो है घटता चला जाता है, क्योंकि वो हाई लैटिट्यूडनल एरियाज है। तो हाई लैटिट्यूडनल एरियाज में, इक्वेटर से आप पोलर एरिया की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटेगा। इज दैट क्लियर? जितने भी जितनी भी हॉट कंट्रीज हैं, जितने भी गर्म देश हैं, वो सारे ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। टेम्परेट एंड पोलर एरियाज में जितने भी कोल्ड कंट्रीज है वो टेम्परेट या पोलर एरियाज के एरिया में आती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद अगर आप सपोज दैट अगर आप पोलर एरिया से ट्रॉपिकल एरिया की तरफ जाते हो, उल्टा कर दो, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस पे क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। या नॉर्थ पोल से आप ट्रॉपिकल की तरफ आते हैं तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट, यानी कि ये कंडीशन उल्टी हो जाएगी। तो टेम्परेचर के हिसाब से यहां पे ओवरऑल 4 क्लाइमेटिक जोन्स है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड both show similar temperature distribution। जिस हिसाब से लैटिट्यूड में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे ही एल्टीट्यूड के हिसाब से भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पे टेम्परेचर सब 0 लेवल पे जाता है। अगर आप इंडिया में नॉर्थ की साइड जाते हैं, लेह लद्दाख की साइड जाते हैं, कश्मीर की साइड जाते हैं, तो वहां पे मोस्टली टेम्परेचर घटा हुआ रहता है, टेम्परेचर वहां पे कम होता है। आर यू गेटिंग इट? वो एरिया किसी टेम्परेट एरिया में नहीं आता, किसी सब ट्रॉपिकल एरिया में नहीं आता, सॉरी किसी पोलर एरिया में नहीं आता, लेकिन वहां पे टेम्परेचर फिर भी सब 0 लेवल पे चला जाता है। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है। हाई एल्टीट्यूड एरिया मतलब दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी,
ओशियन से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की साइड जाते हैं, तो ओशियन से डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है क्या, टेम्परेचर, एंड दैट यू कॉल्ड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड दिस इज द हाइट फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से कितनी हाइट है उसे आप एल्टीट्यूड कहते हैं। तो जितना आप सी लेवल से ऊपर जाएंगे, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा। हाई एल्टीट्यूड के रेस्पेक्ट में भी टेम्परेचर कम होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड शो सेम टेम्परेचर पैटर्न, तो दोनों में सेम टेम्परेचर पैटर्न देखा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आर यू गेटिंग? तो इसके बाद एल्टीट्यूड में बता देता हूं, एल्टीट्यूड क्या है? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। इंडिया में अगर आप नॉर्थ साइड जाते हैं, नॉर्थ स्टेट्स में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, वो जो है डिस्टेंस बढ़ता जाता है सी लेवल से। इज दैट क्लियर? साउथ की साइड जाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा, लो एल्टीट्यूड, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और ज़्यादा डिस्टेंस जितना एल्टीट्यूड के रेस्पेक्ट में आप जाते हैं उसी हिसाब से टेम्परेचर घटता जाता है। तो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में सेम टेम्परेचर पैटर्न देखा जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ राइट टेम्परेचर रेंज। अब टेम्परेचर रेंज के हिसाब से आप ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं? देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स एक होते हैं स्टीनोथर्मल और दूसरे होते हैं यूरीथर्मल। दोनों के बारे में बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को इन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। देयर आर सम टाइप्स ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो ऑर्गेनिज्म आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस, राइट। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल टॉलरेंस। ये टेम्परेचर टॉलरेंस के बिहाफ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। इसके अलावा there are other types of organism, ectotherms and endotherms. Ectotherms and endotherms, this is on the basis of thermal regulation. थर्मल रेगुलेशन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रेगुलेशन। इसके अलावा देयर आर अदर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स। क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से भी आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। इधर लिख देता हूं मैं, और ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला मेगाथर्म्स, दूसरा मीजोथर्म्स, तीसरा माइक्रोथर्म्स, और चौथा है हेकिस्टोथर्म्स। So there are 4 types of organisms on the basis of climatic zones. These are the organisms on the basis of climatic zones: megatherms, mesotherms, microtherms and हेकिस्टोथर्म्स। ये क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को। So these are the types of organisms or the animals on the basis of temperature range. तो यहाँ पे सबसे पहले स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल टॉलरेंस। इसके बाद नंबर 2 एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रेगुलेशन। इसके बाद मेगाथर्म्स, मेसोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स एंड हेकिस्टोथर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज टाइप्स, सो लिसन केयरफुली। और देखिए स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल दोनों में डिफरेंस क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर बात की जाए स्टेनोथर्मल की,
एंड यूरीथर्मल की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सी, स्टेनोथर्मल मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि नैरो टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? यानी कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करते हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? और अगर टेम्परेचर रेंज चेंज हो जाती है तो इनकी लाइफ इन्फ्लुएंस हो सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एबायोटिक फैक्टर है जो प्राइमरीली लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। तो प्राइमरीली लाइफ को जो इन्फ्लुएंस करता है वो है टेम्परेचर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल का मतलब क्या है? एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव इन नैरो टेम्परेचर रेंज। एक नैरो टेम्परेचर रेंज पे जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, नैरो टेम्परेचर रेंज पे जो एनिमल सर्वाइव करते हैं उनको स्टेनोथर्मल कहा जाता है। वहीं यूरीथर्मल की अगर हम बात करें, these organisms survive on wide range of temperature। ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं जिनको आप यूरीथर्मल कहते हैं। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे यूरीथर्मल सर्वाइव करते हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं स्टेनोथर्मल्स। इज दैट क्लियर? यहां पे स्टेनोथर्मल से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पोलर बियर्स या फिर लिजार्ड। पोलर बियर्स पोलर एरिया में पाए जाते हैं, या कुछ लिजार्ड, राइट, ये जो है नैरो टेम्परेचर रेंज पे ही सर्वाइव करते हैं, राइट, वाइड टेम्परेचर रेंज पे सर्वाइव नहीं करते हैं। इनको आप स्टेनोथर्मल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि नैरो टेम्परेचर रेंज पे सर्वाइव करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यूरीथर्मल, इसमें मैमल्स एंड बर्ड्स आते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि ये होम्योथर्म्स है। इवन प्लांट्स को भी आप स्टेनोथर्मल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। अगर एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स की हम बात करें, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्टोथर्म्स को आप पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं, यह आपने पहले भी पढ़ा होगा, और इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं पोइकिलोथर्म्स, उनको एक्टोथर्म्स कहा जाता है। वहीं एंडोथर्म्स जो है इनको आप होम्योथर्म्स भी कहते हैं, होम्योथर्म्स, या फिर आप वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी इनको कह सकते हैं। ये जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एक्टोथर्म्स है वो सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दे कैन नॉट एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उन्हें आप एक्टोथर्म्स कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। नॉट एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इन्हें आप एक्टोथर्म्स कहते हैं। ये बाहर के टेम्परेचर से इनकी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर इन्फ्लुएंस हो जाता है। दे डू नॉट हैव दैट मच टेंडेंसी कि ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। आर यू गेटिंग और नॉट? इनके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती है जिससे कि इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखें। इज दैट क्लियर? ऐसे एनिमल को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। वहीं अगर हम एंडोथर्म्स की बात करें तो इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है, होम्योथर्म्स कहा जाता है। ये अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को और इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर, दे कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। ये अपना इंटरनल टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर लेते हैं। दे हैव इनफ एनर्जी टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये जो है एंडोथर्म्स मेंटेन एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को एंडोथर्म्स मेंटेन कर लेते हैं, जबकि एक्टोथर्म्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये हो गया आपका एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स।
इसके अलावा यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं, लिसन केयरफुली, नेक्स्ट इज, तो यहां पे ये टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, आप कह सकते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स, these are on the basis of thermal tolerance and these are on the basis of thermal regulation, just as I already told you, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे हम बात करते हैं, देखिए प्लीज लिसन केयरफुली, मेगाथम्स, मेसोथम्स, माइक्रोथम्स एंड हेकिस्टोथम्स। प्लीज लिसन केयरफुली, देखिए नेक्स्ट इज मेगाथम्स, ऐसे एनिमल जो कि हाई टेम्परेचर रेंज पे सरवाइव करते हैं, थ्रू आउट ईयर जो है यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ऐसी जगह पे सरवाइव करने वाले एनिमल्स को आप मेगाथम्स कहते हैं। तो मेगाथम्स सर्वाइव ऑन हाई टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर, पूरे साल वो हाई टेम्परेचर पे ही सरवाइव करते हैं, ऐसे एनिमल्स को मेगाथम्स कहते हैं। और हाई टेम्परेचर पूरे साल कहां मेंटेन हो सकता है? ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि ऐसे एनिमल्स ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। वहीं बात करते हैं मेसोथम्स के बारे में। मेसोथम्स के जो एनिमल्स होते हैं, दीज एनिमल्स एडेप्टेड एट, राइट, ये एनिमल्स एडेप्टेड होते हैं लॉन्ग समर एंड माइल्ड विंटर। तो माइल्ड विंटर और लॉन्ग समर पे ये एनिमल्स एडेप्टेड होते हैं। एडेप्टेड एट लॉन्ग समर, समर यानी गर्मी का जो सीजन है वो ज्यादा होता है, एंड विंटर जो होता है माइल्ड विंटर होता है। इज दैट क्लियर? हल्की फुल्की ठंड होती है, बात समझ में आ रही है? तो ये है माइक्रोथम्स, सॉरी मेसोथम्स। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, ऐसी जो कंडीशन होती है वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे होती है। तो ऐसे एनिमल्स जनरली सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं माइक्रोथम्स की। माइक्रोथम्स यानी कि ऐसे एनिमल जहां पे समर जो है, राइट, वो कम टाइम के लिए होता है, माइल्ड समर, एंड विंटर जो होता है वो थोड़े लंबे टाइम के लिए होता है, राइट। लो टेम्परेचर ऑफ विंटर एडेप्टेड एट लो विंटर टेम्परेचर एंड माइल्ड समर, समर यहां पे कम होता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे? ऐसे एनिमल्स जो पाए जाते हैं टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? टेम्परेट रीजन, टेम्परेट कंट्रीज में पाए जाते हैं, जो कि लो विंटर टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। और इसके अलावा माइल्ड समर, वहां पे गर्मी है लेकिन इतनी लंबी नहीं है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हेकिस्टोथम्स की हम बात करते हैं। हेकिस्टोथम्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पोलर एरियाज में पाए जाते हैं। यहां पे ब्रीफ समर, समर क्या है? ब्रीफ है। ब्रीफ समर यानी कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए समर सीजन होता है, एंड लॉन्ग स्नोई विंटर, और विंटर जो होती है वो बर्फीली होती है, लॉन्ग होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? एंड लॉन्ग स्नोई विंटर, ऐसे एनिमल लॉन्ग स्नोई विंटर और ब्रीफ समर के लिए अडेप्टेड होते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिका पे ये ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इसी के साथ आपका ये थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स के टाइप्स मैंने बता दिए। इसी के साथ टेम्परेचर वाला फैक्टर इज कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट वाटर, सो लिसन केयरफुली। तो वाटर दैट इज द अनदर, राइट, अनदर एबायोटिक फैक्टर।
वाटर क्या है? एक इनऑर्गेनिक लिक्विड है। इट में बी ए सोर्स, ये एक रिसोर्स की तरह भी काम करता है, एक कंडीशन की तरह भी काम कर सकता है और एक हैबिटेट की तरह भी काम कर सकता है, राइट? बिना वाटर की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। पहली लाइफ हमारे प्लेनेट पे माना जाता है, अर्थ पे जो पहली लाइफ है वो जो इवॉल्व हुई है वो वाटर में ही हुई है। अगर अर्थ पे पहली लाइफ वाटर में इवॉल्व हुई है, इट मींस व्हाट? लिसन केयरफुली। तो अर्थ पे जो पहली लाइफ इवॉल्व हुई है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट इज वाटर। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे वाटर की, ठीक है? हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे जो पहली लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई है वो वाटर में हुई है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है ये एक इनऑर्गेनिक लिक्विड है। दिस इज व्हाट? इनऑर्गेनिक लिक्विड। इट में एक्ट एज, ये एक्ट एज करता है एक रिसोर्स की तरह। पानी को आप लोग कंज्यूम करते हैं, इट मींस रिसोर्स। इसके अलावा एक कंडीशन भी है, लाइक एक्वेटिक कंडीशन। इसके अलावा ये एक हैबिटेट भी है। तो इट मे बी एक्ट एज रिसोर्स, कंडीशन और हैबिटेट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसे आप वाटर कहते हैं। फर्स्ट लाइफ फॉर्म, पहली जो लाइफ फॉर्म है, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म इवॉल्व इन वाटर। पानी में पहली लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई है। इट मींस, राइट, लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट वाटर। लाइफ विल बी अनसस्टेन्ड विदाउट वाटर। बिना पानी के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, राइट? जल है तो कल है, जल ही जीवन है, राइट? तो यहां पे लाइफ फॉर्म्स कैन नॉट सस्टेन विदाउट वाटर। बिना पानी के लाइफ फॉर्म सस्टेन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि लिविंग बीइंग की कंपोजिशन में पानी कंपलसरी है। वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ए लाइफ फॉर्म, एक लिविंग सेल की अगर हम बात करें तो मेजर कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म का वाटर। तो बिना वाटर की प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा और लिविंग सेल्स की आइडेंटिटी नहीं होगी। तो बिना पानी की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन नॉट इमेजिन द लाइफ विदाउट वाटर। तो यहां पे दिस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म का एक मेजर कंपोनेंट है जिसको आप वाटर कहते हैं। तो वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का एक मेजर कंपोनेंट है। हमारे प्लेनेट पे, हमारी अर्थ पे लगभग 71% वाटर है। अर्थ सरफेस पे 71% वाटर है। दिस वाटर मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, रिवर्स, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ओवरऑल जो वाटर है हमारे प्लेनेट पे वो 71% है। लेकिन एज ए रिसोर्स जिस आप पानी को इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम है, राइट? वाटर कंजर्वेशन इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि जो रिसोर्सफुल, जो काम का जो पानी है वो बहुत कम है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टोटल हमारे प्लेनेट पे जो वाटर है वो कितना है? वाटर ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो पानी है वो लगभग 71% वाटर है हमारे प्लेनेट पे और बाकी लैंड है। Is that clear to all of you? And this is form in this water is present in the form of, ये पानी किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? ओशियन, लेक, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज। Is that clear to all of you? तो this is the amount of water which is present on our planet. सबसे कम वाटर कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट्स में। वाटर की सबसे ज्यादा स्कैरेसिटी कहाँ पे देखी जाती है? डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स ऐसे एरिया है जहाँ पे पानी सबसे कम पाया जाता है। तो वहां पे जो सर्वाइव करने वाली लाइफ फॉर्म है वो हाईली अडेप्टेड होती है
डेजर्ट एरिया में और वो वाटर कंजर्वेशन उनके पास एबिलिटी होती है, उनका भी सर्वाइवल बिना पानी के पॉसिबल नहीं है। जो डेजर्ट एरिया है वहां पे भी बिना पानी के उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, बट दे हैव एडेप्टेशन टू कंजर्व द वाटर। तो वो वाटर को कंजर्व करके रखती हैं अपनी बॉडी के अंदर, जितनी भी लाइफ फॉर्म होती है जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। सबसे मिनिमम वाटर जो पाया जाता है, वाटर स्कैरिसिटी जहां देखी जाती है वो कहां देखी जाती है? द वाटर स्कैरिसिटी इन डेजर्ट एरिया। और डेजर्ट एरिया में पाई जाने वाली जो लाइफ है, लाइफ फॉर्म जितनी भी है जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, वो डेजर्ट एरिया में पाई जाने वाली लाइफ फॉर्म हाईली अडेप्टेड टू डेजर्ट एंड दे आर हाईली अडेप्टेड टू कंजर्व द वाटर। इज दैट क्लियर? तो वाटर कंजर्वेशन के लिए वो हाईली अडेप्टेड होती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? अडेप्टेशन वाले टॉपिक पे भी आऊंगा मैं, आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक? तो लाइफ फॉर्म्स विच सर्वाइव ऑन We survive in deserts, जो डेजर्ट्स में सर्वाइव करती हैं, ऐसी लाइफ फॉर्म्स विच सर्वाइव इन डेजर्ट्स, जो कि डेजर्ट्स में सर्वाइव करती हैं, दे आर हाईली अडेप्टेड टू कंजर्व द वाटर। हाईली अडेप्टेड टू कंजर्व द वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए वो हाईली अडेप्टेड होती है, कंजर्व टू वाटर। तो वाटर के कंजर्वेशन के लिए दे आर हाईली अडेप्टेड। ये जो लाइफ फॉर्म है जो कि डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, हाईली अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर। आर यू गेटिंग और नॉट? लाइफ फॉर्म्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ वाटर हैबिटेट। जो पानी के अंदर पाई जाती हैं उनको एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स बोलते हैं, और जो लैंड पे पाई जाती हैं उनको टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म बोलते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है, पानी के अंदर पाई जाती है तो वो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगी। मैंने बोला प्योर वाटर हमारे प्लेनेट पे बहुत कम है, राइट? एक्वेटिक लाइफ फॉर्म भी सम टाइम वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करती है, क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स होता है। वाटर के बारे में आपको पता है कि वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। इज दैट क्लियर? उसमें सॉल्यूट जो है जनरली मिक्स हो जाता है, तो सैलिनिटी कहीं कहीं पे वाटर के अंदर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एक नॉर्मल जो फ्रेश वाटर एनिमल है वो मराइन वाटर कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता है, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स कैन ऑल्सो फेस दी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। याद रही बात? यू नो, सैलिनिटी के हिसाब से अगर हम बात करें, वाटर इज नॉट ऑलवेज फाउंड इन प्योर फॉर्म। देयर आर सम सॉल्ट विच आर प्रेजेंट इन वाटर, जो कि पानी की सैलिनिटी को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम वाटर सैलिनिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम में पूछा जाता है अबाउट वाटर सैलिनिटी। देखिए, तो हम यहाँ पे वाटर सैलिनिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर वाटर सैलिनिटी की बात करें तो इसमें इनलैंड वाटर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे सैलिनिटी सबसे कम होती है, लेस देन 5 होती है। और ये सैलिनिटी को आप पीपीटी में लिखेंगे, यानी कि पार्ट्स पर 1000। यहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चन आ जाता है, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। दिस इज पार्ट्स पर 1000। तो वाटर सैलिनिटी के हिसाब से हम देखते हैं कैसी कैसी वाटर बॉडीज होती हैं। इनलैंड वाटर में लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000। पीपीटी याद रहे, पार्ट्स पर मिलियन नहीं, पीपीटी होगा यहाँ पे, पार्ट्स पर 1000 में है ये, दैट इज लेस देन 5। वहीं अगर हम बात करें ओशियन वाटर की, तो ओशियन वाटर में जो सैलिनिटी होती है वो 30 से 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। दिस इज डाटा विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक आल्सो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं हाइपर जो सैलाइन एरिया होते हैं, हाइपर सैलाइन एरिया या हाइपर सैलून आप बोलते हैं, तो हाइपर सैलून एरिया में वाटर का जो लेवल, सैलिनिटी का जो लेवल होता है वो मोर देन 100 होता है पार्ट्स पर 1000। तो ये डेटा आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इनलैंड वाटर में लेस देन 5, ओशियन वाटर में 30 से 35, हाइपर सैलाइन एरिया में मोर देन 100 पार्ट्स पर 1000। इज दैट क्लियर? वाटर की सैलिनिटी के हिसाब से आप एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज स्टेनोहैलिन एंड अनदर इज यूरीहैलिन।
इज दैट क्लियर? तो एक होते हैं एनिमल्स स्टेनोहेलिन्स। स्टेनोहेलिन ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है जो कि नैरो सॉल्ट रेंज में सरवाइव करते हैं। एक वाइड सॉल्ट रेंज में ये सरवाइव नहीं करते हैं, नैरो रेंज में सरवाइव करते हैं। ये स्टेनोहेलिन आता है इसमें। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है सैल्मन, ये आपको याद रखना है, सैल्मन फिश। इज दैट क्लियर? तो एनिमल्स विच सर्वाइव इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो कि नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सरवाइव करते हैं, ऐसे एनिमल्स को आप स्टेनोहेलिन्स बोलते हैं। और इसके जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इसका एग्जांपल है सैल्मन फिश। जो सैल्मन फिश है वो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सरवाइव करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसलिए उसको स्टेनोहेलिन बोलते हैं। एग्जांपल आपको याद रखना है। दिस एग्जांपल कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जाम, राइट? एग्जाम्पल जो हैं बहुत पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। इसके अलावा यूरीहेलिन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज यूरीहेलिन। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज यूरीहेलिन। देखिए प्लीज लिसन केयरफुली। अगर बात की जाए यूरीहेलिन की, तो यूरीहेलिन मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सरवाइव करते हैं, उन्हें आप यूरीहेलिन कहते हैं। तो यूरीहेलिन क्या है? एनिमल विच सर्वाइव एट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। एनिमल्स विच सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव करते हैं, ऐसे एनिमल्स को आप यूरीहेलिन कहते हैं। यूरीहेलिन मतलब एनिमल्स विच सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी पे एनिमल सर्वाइव करते हैं, उन्हें आप यूरीहेलिन कहते हैं। और यूरीहेलिन के यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो शार्क दिया हुआ है, तो आपको याद रखना यूरीहेलिन का एग्जांपल शार्क। एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में वो सर्वाइव करते हैं। मैंने बताया एक्वेटिक एनिमल्स पानी में सर्वाइव करते हैं, बट दिस इज नॉट कंपलसरी कि वो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन सैलिनिटी ऑफ वाटर। वाटर के अंदर सॉल्ट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है ये उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वाटर के अंदर हाई सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वहां पे ऐसे एनिमल ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उनमें एडेप्टेशन नहीं होगी कि वो हाई सॉल्ट एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल को अगर आप मैराइन वाटर एनिमल में डालते हैं तो वो वहां पे सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऐसी एबिलिटी एडेप्टेशन नहीं होती है और वो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम को फेस करता है। इज दैट क्लियर? और वो वहां के लिए एडेप्टेड नहीं है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। सो दिस इज द रीजन वाटर का जो सैलिनिटी लेवल होता है, मराइन वाटर में सबसे ज्यादा सैलिनिटी लेवल होता है, और हाइपर जो सैलून एरियाज होते हैं वहां पे, हाइपर लेगून्स भी बोलते हैं, वहां पे राइट सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है। तो वहां पे सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, तो वहां पे जनरली फ्रेश वाटर एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई फ्रेश वाटर एनिमल, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, कैन नॉट एबल टू सर्वाइव वो सर्वाइव नहीं कर पाते इन मराइन वाटर, क्योंकि दे डू नॉट हैव एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन मराइन वाटर। तो मराइन वाटर में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर में सैलिनिटी कम होती है, वो हाई सैलिनिटी में सर्वाइव करने के कैपेबल नहीं है। दे आर नॉट इनफ एडेप्टेड, राइट? उनके अंदर वो एडेप्टेशन नहीं होती है कि वो हाई सैलिनिटी एरिया में सर्वाइव कर सके। इज दैट क्लियर? इट कैन बी वाइस वर्सा। मराइन वाटर एनिमल्स भी जो है फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, लिसन केयरफुली, अब बात करते हैं हम सॉइल वाटर की। सॉइल वाटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट सॉइल वाटर। नेक्स्ट इज सॉइल वाटर की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए प्लीज, कंप्लीट सॉइल वाटर को आप
होलार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलार्ड। इज दैट क्लियर? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो द नेक्स्ट इज सॉइल वाटर। सॉइल वाटर, वाटर जरूरी नहीं है कि फ्री फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे। वाटर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉइल के साथ भी वाटर एसोसिएटेड होता है, और सॉइल के साथ जो वाटर एसोसिएटेड होता है उसको आप सॉइल वाटर कहते हैं, और ऐसे सॉइल वाटर को आप होलार्ड भी कहते हैं। होलार्ड का मतलब है, राइट, ऑल टाइप ऑफ वाटर विच इज एसोसिएटेड विद सॉइल। जो सॉइल के साथ एसोसिएटेड है सभी टाइप के वाटर को होलार्ड कहेंगे। इज दैट क्लियर? ऑल टाइप ऑफ वाटर विच इज एसोसिएटेड विद सॉइल, वो सॉइल में किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है, विच इज एसोसिएटेड विद सॉइल, सॉइल में वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है पानी, उसको होलार्ड ही कहेंगे। ऑल टाइप ऑफ वाटर विच इज एसोसिएटेड विद सॉइल, राइट, मे बी इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में पानी प्रेजेंट है, सॉइल के साथ एसोसिएटेड है, ऐसे वाटर को आप होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे वाटर को आप होलार्ड। अब यहां पे ऐसे ही होता है एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये कुछ टाइप्स हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है, दिस इज द थिन लेयर ऑफ वाटर, राइट, विच इज प्रेजेंट ऑन सॉइल, जो कि सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होती है। उस थिन लेयर ऑफ वाटर को आप हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। दिस इज थिन लेयर ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन सॉइल। सॉइल की जो थिन लेयर ऑफ वाटर है, सॉइल जो होती है कंप्लीटली ड्राई नहीं होती, उस पर थिन लेयर ऑफ वाटर होती है, उसे आप हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। एंड दिस वाटर इज प्रेजेंट ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन फोर्स। वाटर के अंदर एबिलिटी देखी जाती है कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन एंड एडहेशन प्रॉपर्टी की वजह से वाटर की एक थिन लेयर जम जाती है सॉइल के ऊपर, उसे आप हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। Thin layer of water present on soil, that is called hygroscopic water, and this is present due to, इस टाइप का जो वाटर है प्रेजेंट ड्यू टू, ये किस वजह से प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन। ये कोहेशन एंड एडहेशन की वजह से प्रेजेंट होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको बता दूं मैं, ये कोहेशन और एडहेशन की वजह से प्रेजेंट होता है। एंड बिसाइड्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। ये जो पानी है ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इज दैट क्लियर? तो होलार्ड इट मींस दैट इज ऑल काइंड ऑफ वाटर विच इज एसोसिएटेड विद सॉइल, और उसमें नंबर 1 हाइग्रोस्कोपिक यानी कि थिन लेयर ऑफ water that is present on soil, and this is present due to cohesion and adhesion force. Is that clear? And this kind of water is not present for plant. ये plants के लिए present नहीं होता है, available नहीं होता है। इसके बाद दूसरा है, second is gravitational water। अगर gravitational water को हम की बात करें तो water जो है, राइट, रेनफॉल जब होता है, पानी जो है लैंड पे, राइट, सेटल्ड होता है, तो वो वहां से रिस्क के नीचे चला जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। सो वाटर सेटल डाउन इन सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ बह जाता है, उसे आप ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, जो कि ग्रेविटी की वजह से सेटल्ड हो गया। इज दैट क्लियर? तो वाटर मूव डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो पानी नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर भी आप कह सकते हैं, और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वाटर मूव डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर, एंड दिस वाटर इज आल्सो नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। ये पानी भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट इज कैपिलरी वाटर।
अगर कैपिलरी वाटर की बात करें तो कैपिलरी वाटर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर कैसा है ये पानी, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिलरी वाटर, दिस इज द वाटर विच इज प्रेजेंट बिटवीन इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं या कैपिलरी स्पेस बोला जाता है। वहां पे जो पानी प्रेजेंट होता है वो कैपिलरी वाटर होता है। तो दिस इज, ये जो पानी होता है दिस इज प्रेजेंट इन कैपिलरीज ऑफ सॉइल, उसको आप कैपिलरीज कहते हैं। अब ये कैपिलरी क्या होता है? दिस कैपिलरी इज इंटर पार्टिकल स्पेस, और यू कैन से दिस वाटर इज फिल्ड इन पोरस इन सॉइल। सॉइल में पोरस होते हैं, वहां पे पानी फिल होता है। एंड दिस इज द ओनली वाटर विच इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स। ये पानी जो है प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो दिस वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स, ये अवेलेबल फॉर प्लांट्स है, यानी कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है ये पानी, राइट, जिसको आप कैपिलरी वाटर बोलते हैं। एंड नंबर 4 इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये कैपिलरी वाटर हो गया। कैपिलरी वाटर के बाद नेक्स्ट इज तो यहां पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और कैपिलरी वाटर, और ऐसे ही एक होता है केमिकली कंबाइंड वाटर। केमिकली कंबाइंड वाटर क्या होता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। लास्ट वन इज केमिकली कंबाइंड वाटर। देखिए प्लीज, केमिकली कंबाइंड वाटर की बात करते हैं। दिस इज 4th वन। अगर केमिकली कंबाइंड वाटर की बात करें तो केमिकली कंबाइंड वाटर जो है ये क्या है? दिस वाटर इज कंबाइंड विद डिफरेंट केमिकल्स। तो केमिकल्स के साथ ये वाटर कंबाइंड होता है। दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ आयरन, सिलिकॉन या कॉपर, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो किसी भी केमिकल के साथ कंबाइंड होता है पानी, उसे आप केमिकली कंबाइंड वाटर कहते हैं। So this is the hydration of some chemicals। कुछ chemicals का ये हाइड्रेशन है, जैसे कि आयरन के साथ हाइड्रेशन होता है, कॉपर के साथ हाइड्रेशन होता है, इज दैट क्लियर? सिलिकॉन के साथ हाइड्रेशन होता है, एटसेट्रा। ऐसे पानी को केमिकली कंबाइंड वाटर बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट अबाइडिक फैक्टर दैट आई ऑलरेडी डिस्कस टुडे। कौन कौन से फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए? पहला मैंने डिस्कस किया टेम्परेचर, और दूसरा मैंने डिस्कस किया वाटर। एक पॉइंट और लिखिएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि प्राइमरीली कौन सा फैक्टर होता है जो सबसे ज्यादा लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बाद दूसरा कौन सा फैक्टर होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? कि सेकंड जो फैक्टर्स होता है आफ्टर वाटर, जो कि लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, तो सेकंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लाइफ, दैट इज वाटर। ये पॉइंट लिखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन। दिस इज वाटर इज द फैक्टर आफ्टर टेम्परेचर। इसके बाद आता है वाटर इज द फैक्टर आफ्टर टेम्परेचर विच इन्फ्लुएंस द लाइफ, जो कि लाइफ फॉर्म को इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस द लाइफ। सो द वाटर इज द ओनली फैक्टर दैट कम आफ्टर टेम्परेचर विच इन्फ्लुएंस द लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर एंड वाटर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट लाइट, राइट? अनदर फैक्टर ऑफ, अनदर अबाइडिक फैक्टर, अनदर क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसे आप लाइट कहते हैं। लाइट भी लाइफ फॉर्म को, लिविंग बींग्स को इन्फ्लुएंस करता है। About light I will discuss in my next class. तब तक के लिए thank you very much. Bye bye. Take care.